का सब्जेक्ट है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। लेसन शुरू करने से पहले एक क्या है, एक जोक देख, जिसको अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती है, तो जिनको प्राय इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्या करते हैं, हर चीज में जो हिंदी वाली वो जो वर्ब है, खाइंग जाइंग, इस तरह से आई एन जी लगाते रहते हैं। बस हमें इंग्लिश आती है, आई एन जी लगा दिया तो हमें इंग्लिश आती है। तो इस प्रकार से एक कार खराब हो गई, ड्राइवर को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो जो सवारी बैठी थी वो तो अंग्रेज था, तो उसने बोला, कार जो है रुक गई। थोड़ी देर बाद अंग्रेज बाहर आया, ड्राइवर को बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। और माई कार इज न हीलिंग न डूलिंग, न हीलिंग न डूलिंग, वही बात आई एन जी लगा दी बस हिंदी की वर्ब के साथ। तो भाई जो भी आई एन जी, किकिंग, फ्लिकिंग, रनिंग, अब हीलिंग डूइंग ये भी शामिल कर लो। तो कहने का मतलब है हीटिंग, किसी भी चीज के पे, स्विमिंग, प्लेइंग, किसी भी चीज के पीछे आपने आई एन जी लगाया तो आपको ये फील नहीं हो रहा क्या कि कोई फोर्स लग रहा है। कहते हैं ना कि जोर आ रहा है, बॉडी को ऐसा करने के लिए जोर आ रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेकिन एक बात जोरदार देखिए आपने, बॉडी फोर्स तो लगा रही, जोर तो हो रहा है, वहां सीनेरियो में फोर्स तो है, लेकिन ये जो सारी आई एन जी है इसको दो ग्रुप में बांट सकते हो आप। दो ग्रुप में बांट सकते हो आप, एक तो पुश और एक पुल। चाहे उसको अपनी तरफ खींचो और चाहे आप वो चाहे आप पुल करो और चाहे आप पुश करो, धक्का दो। तो फोर्स क्या है, धक्का मुक्की है। फोर्स क्या है, धक्का मुक्की है। मतलब पुल पुश दो ग्रुप में बांट सकते हो आप। तो सारी प्रकार की आई एन जी इसमें आ जाएगी, हिंदी वाली भी अंग्रेजी वाली भी, और सही गलत सारी आई एन जी इसमें आ जाएगी। तो इसमें क्या, सिनेरियो में जब भी फोर्स आता है तो एक तो क्या है कि दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, देयर शुड बी टू ऑब्जेक्ट्स इन द सिनेरियो। दूसरी बात है कि फोर्स करता क्या है कि वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज कर देगा। एक फुटबॉल है, वो एक फिक्स पड़ी है, स्टेट ऑफ मोशन उसका 0 है, स्टेट ऑफ मोशन उस फुटबॉल का 0 है, लेकिन आपने किकिंग की तो स्टेट ऑफ मोशन बदल गया, चेंज हो गया ना। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ कि नहीं, स्टेट चेंज हो गई, मोशन में चला गया। तो स्टेटिक स्टेट से मोशन स्टेट में चला गया। अब आगे आपका साथी कोई प्लेयर आगे और खड़ा है जिसको आपने पास दिया है फुटबॉल को, उसने भी बड़ी आपसे भी जोरदार किकिंग किया उसके, तो मान लो उसके ऊपर आपने जो 100 न्यूटन फोर्स लगाया था, उसकी किक जोरदार थी, फोर्स जोरदार गया, उसने 200 न्यूटन का किक लगाया, तो क्या, स्टेट ऑफ मोशन फिर बदल जाएगा। मोशन जो है उसकी स्पीड जो है और बढ़ जाएगी।
आगे सामने वाला खड़ा है, आपके सामने वाली टीम का गोलकीपर खड़ा है, उसने अपने गोल के अंदर आती हुई बॉल को क्या है कि हाथ लगाया है, इस तरह से हाथ से ऐसे फोर्स लगाया है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। वो स्टेट ऑफ मोशन, उसका स्पीड बहुत ज्यादा था, लेकिन गोलकीपर ने उसको वहां या तो रोक दिया या रुकी नहीं, तो उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज कर दी उसने, उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज कर दी। 200 न्यूटन का उस फुटबॉल पर आ रहा था, वो 200 न्यूटन इस साइड में, इस डायरेक्शन में आ रहा था, गोल की डायरेक्शन में आ रहा था। उसको ये कह दिया कि लेफ्ट में जाइए 200 यानी 200 न्यूटन, राइट में जाइए 200 न्यूटन, जो भी है। तो भाई इसमें क्या है कि सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो कोई न कोई थोड़ा बहुत चेंज फोर्स पड़ेगा यार। फोर्स का नाम ही धक्का मुक्की है। किसी के मुंह के ऊपर है मुक्का लगा दोगे तो क्या होगा? हा? आप तो शेप बदल दोगे उसकी। तो कुछ ना कुछ चेंज तो करेगा ही फोर्स। मुक्का लगाया आपने, फोर्स लगाया है, समझ में आया ना? तो भाई फोर्स से जो है ना आपस में ड्यू टू एन इंटरेक्शन होता है। दो, एक तो प्लेयर था, एक फुटबॉल थे, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। एक आप थे और एक आपने जो फुटबॉल के किक लगाया वो भी एक ऑब्जेक्ट था, फुटबॉल। और आप जो है आप भी ऑब्जेक्ट थे। और ज्यादा एक्सप्लोर करें फोर्स को, और ज्यादा एक्सप्लोर करें फोर्स को, उसके गुणों को, उसके कैरेक्टर्स को, उसके फीचर्स को थोड़ा और आगे बढ़े, तो आपको इस तरह से चार चीजें मिलेंगी आपको। 1 2 3 4। एक चीज तो मिलेगी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। प्लस आपने विरोधी पक्ष के अपोजिट पोल की तरफ फुटबॉल के किक लगाया है 100 न्यूटन फोर्स का, आपने पास दिया था, आपके ही टीम के खिलाड़ी, उसने क्या है उसके 200 न्यूटन का किक लगाया उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स का क्या क्या फीचर है कि सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड होता है, यानी 100 प्लस 200 न्यूटन इज इक्वल टू 300 न्यूटन। आगे समझ, ये फीचर आया है इसके। दूसरे में आप ये लिख सकते हो कि नेट फोर्स जो है, मान लो कि वो फुटबॉल जो है आपने जो किक लगाया 100 न्यूटन का, वो आपकी टीम के खिलाड़ी के पास फुटबॉल नहीं जाकर दूसरे खिलाड़ी के पास चली गई, सामने वाले से, और सामने वाले ने क्या है, सामने वाले ने उसके 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो जो नेट फोर्स है, या मैथ्स आ गई, नेट फोर्स क्या है, आपने 100 न्यूटन का लगाया था डायरेक्शन में, उसने जो है 50 न्यूटन का लगाया, तो नेट फोर्स क्या हुआ उस फुटबॉल के ऊपर, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन। तो सेम डायरेक्शन में ऐड और डिफरेंस ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्सेस, और तीसरा
जो तीसरा जो आप मतलब फीचर इसमें लिख सकते हो आप होमवर्क में, वो लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली मैग्नीट्यूड। एक फिल्म है ना, कौन सी है पता नहीं मेरे को, वो फिल्म का हीरो कहता है 2.5 किलो का हाथ। तो जो वो मुक्का मारता है तो उसके मुक्के की स्ट्रेंथ क्या है, 2.5 किलो। मान लो 2.5 किलो, वैसे यूनिट नहीं है लेकिन ये समझने के लिए, तो हम कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ 2.5 किलो की है, मतलब 2.5 kg की है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वही फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इस प्रकार से। जैसे वॉल में ऐसे फोर्स, ट्रेन के अंदर भीड़ के अंदर बैठे हैं सारे फंसे हुए हैं, तो एक दूसरे के धक्का मुक्की तो हो ही जाती है, लेकिन इस धक्का मुक्की में क्या है, कुछ को तो पता है कि धक्का मुक्की है, ये भीड़ है, तो उसमें क्या रिएक्शन देना है। लेकिन एक बंदे ने क्या है कि जिसने धक्का लग गया उससे अनजाने में, तो उसकी तरफ आंखें लाल करके बोला एक पड़ेगी, सीधा पहुंचा दूंगा मैं। आया है यहाँ धक्का दे रहा है, तो जो थप्पड़ खा रहा था वो थोड़ा थोड़ा क्या ह्यूमरस था, मजाकी मूड का था। उसने उसको कहा, जो गर्म आग बूला हो रहा था उसको कहा, बोले भाई साहब थोड़ा धीरे धीरे, मैग्नीट्यूड फोर्स का धीरे रखना, स्ट्रेंथ धीरे रखना आप मुक्के की। मेरे को तो हिसार ही रेवाड़ी उतरना है, दिल्ली तक मत पहुंचा देना। मतलब मैग्नीट्यूड समझने से अपना, तो जो स्ट्रेंथ होता है यूजुअली वो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का। तो और इन द डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड, वो फोर्स चेंज कर देता है। ज़्यादा मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा उसी डायरेक्शन में, कम मैग्नीट्यूड है तो कम। इट्स इफेक्ट्स आल्सो चेंज, मैग्नीट्यूड का इफेक्ट भी चेंज तो होगा ही होगा। कम मैग्नीट्यूड है तो मुंह की हड्डी नहीं टूटेगी, ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे तो मुंह की हड्डी टूट जाएगी। तो इफेक्ट भी चेंज हो जाता है मैग्नीट्यूड से। ये अपने क्या एक्सप्लोर किया फोर्स के बारे में, डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या होगा, नेट करोगे तो क्या होगा, नेट सबस्ट्रैक्ट करोगे, फिर क्या है कि जो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जो है उसकी इफेक्ट्स डालता है कई प्रकार से। ये तो पता है ही आपको। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ, force can change the state of motion। मोशन को धीमा भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है। सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड लगा दिया तो तेज हो जाएगा, कम कराओगे तो कम हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, इसमें कौन सी वो बात होगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसमें मान लो ये है, यहाँ पर होमवर्क में आप क्या लिख सकते हो कि इट मे चेंज द स्पीड applied on it, डायरेक्शन ऑफ स्पीड। डायरेक्शन ऑफ स्पीड की डायरेक्शन में यदि आपने मैग्नीट्यूड लगाया, फोर्स लगाया, नेचुरली डायरेक्शन ऑफ स्पीड में लगाया है तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड इनहेंस इन द डायरेक्शन। दूसरा, इफ अपोजिट अप्लाइड not in the direction of the object but in the opposite direction applied to the direction, then speed कम हो जाएगी। आया ना समझ? डायरेक्शन
में तो स्पीड अप, अपोजिट में तो स्पीड डाउन। ये बात है। चेंज इन आइदर, चेंज तो फोर्स करेगा ही करेगा, चाहे वो आप वो स्पीड को करे या डायरेक्शन को करे। इट विल चेंज आइदर स्पीड और डायरेक्शन। जैसे गोलकीपर है तो वो उसकी स्पीड को नहीं रोक पाएगा, लेकिन हाथ को इस प्रकार से कर देगा, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने। क्यों? गोलकीपर ने अपने हाथ से फोर्स लगाया था, तो वो स्पीड को कम करे या ना करे, लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया हाथ से जो उसने फोर्स लगाया। चेंज इन आइदर स्पीड और डायरेक्शन, या फिर दोनों ही कर सकता है भाई। गोलकीपर जो है उसकी स्पीड को भी कम किया और डायरेक्शन को भी इधर कर दिया, डायरेक्शन को भी इधर कर दिया, दोनों कर सकता है। आया ना समझे? तो फोर्स जो है स्पीड को अप कर सकता है यदि डायरेक्शन में जा रहा, स्पीड को लो कर सकता है यदि अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स जो है स्पीड के अलावा, एक्सेप्ट स्पीड, इट मे कैन चेंज इन द डायरेक्शन, और ये दोनों ही कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन को। तो भाई ये प्रभाव है, फोर्स कैन चेंज। क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन और स्पीड। इसका मतलब ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। फोर्स तो उंगलियां भी चेंज कर सकता है भाई। जो किसी के थप्पड़ लगाते हो आप, तो कह देना मैं उंगलियां चेंज कर दूंगा, एक लगाता हूं। तो फोर्स कैन चेंज ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप चेंज कर सकता है। रोड के ऊपर आजकल तो रात दिन देखते हो, स्पीड से चलते हैं व्हीकल, लिमिट से बाहर चलते हैं, टक्कर खाते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी गाड़ियों की स्पीड चेंज हो जाती है। उसके अंदर बैठे होते हैं, उनकी भी स्पीड चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, मतलब है ना समझ में? तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वही स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। फोर्स शेप चेंज कर सकता है। तो मतलब फोर्स, देन तब हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स फॉर ऑल एक्टिविटीज है। फोर्स फॉर ऑल एक्टिविटीज, मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करा दे, चेंज इन स्पीड, अब दोनों को मिला लिया है, शेप और स्टेट ऑफ मोशन को मिला के अपने यहां लिख रहे हैं मिक्स करके। तो रेस्ट से मोशन में, और मोशन की स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, शेप चेंज, और इन सारों में क्या है कि वो तीनों चारों में एक को कर सकता है, या उसमें दो को कर सकता है, या सारे के सारे जो बताए चारों के चारों को कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, जो इफेक्ट बताया कि रेस्ट से मोशन में, स्पीड में चेंज, शेप में चेंज, इस तरह से बताया हमने, डायरेक्शन में चेंज, ये सारे एक साथ कर सकता है, कुछ कर सकता है ना समझ में, या एक ही कर सकता है। तो फोर्स तो भाई माया है, कुछ भी कर सकती है। अब क्या है, थोड़ा सा जो फोर्सेस के बारे में तो अपने देख लिया क्या है और वो क्या कर सकते हैं,
लेकिन अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं फोर्स। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं। इसमें आप लिख लेना कॉन्टैक्ट फोर्स में। अब आपने मुक्का लगाया तो मसल्स है ना, और दूसरी ऑब्जेक्ट के टच होगा भाई, उस उसका मुंह होगा, आपका मुक्का होगा, टच हो गया ना। किसी कार को आप पुश कर रहे हैं तो आपके हाथ जो है कार के टच हो गए ना, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। या इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मतलब मस्कुलर मस्कुलर मांसपेशियों का फोर्स। रात दिन हर चीज में काम में आता है, अपने अंदर भी मस्कुलर फोर्स काम आता है भाई। खाना आप खाते हो, स्टोमक में जाता है, स्टोमक फिर खाना लेते इस प्रकार से करता है, इसको इस प्रकार से करता है खाने को। तो खाने और स्टोमक की मसल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मस्कुलर फोर्स है। लेकिन दोनों का कांटेक्ट है, फूड और स्टोमक की मसल्स का, है ना समझ। तो अपने अंदर भी चल रहा है मस्कुलर। तो रात दिन जो भी घूमते हैं फिरते हैं, अपने रनिंग जॉगिंग वगैरह वगैरह, जो सारा ये कांटेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन खूब देखा आपने, आपके हाथ में भी जब दोनों हाथ कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शन। इसे अब सर्दी सर्दी में ऐसे ऐसे करोगे आप तो आप देखोगे हीट एनर्जी निकल रही है, फ्रिक्शन। अब क्या है कि ये जो हाथ है लेफ्ट वाला हाथ है, ये जो हाथ है ये इस हाथ को कह रहा है कि तू, तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा मैं, रोकता है वो। इस यहां जो सरफेस है इसको, इस सरफेस को रोकता है वो इस तरह से। लेकिन वो कौन से फोर्स से रोकता है? फ्रिक्शन फोर्स से रोकता है। ये वाला हाथ फ्रिक्शन फोर्स इस पर डाल रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है इस पर डाल रहा है, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या है कि इसमें फोर्स ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स को इसके इस हाथ का जो फोर्स है वो ओवरकम कर देगा। इस प्रकार से ये हाथ इसके विरोध के बावजूद, इसके अपोजिशन करने के बावजूद, अपोजिशन कौन से फोर्स से कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स से कर रहा है। और उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम किससे किया है? ये मस्कुलर फोर्स ने ओवरकम कर दिया, और हाथ ऐसे ऐसे हो गया इस प्रकार से फ्रिक्शन। आप वॉकिंग करते हो, आपके जूते जो शूज हैं, पैर हैं आपके धरती पर, तो शूज का नीचे का जो सोल है वो धरती के ऊपर इस प्रकार से गिरता है, ऐसे गिरता है। तो धरती का जो सरफेस है वो उस जूते को आगे नहीं बढ़ने देता, टिक जाता है वो, उसको अंगद के पैर की तरह से पकड़ लेता है। धरती, अर्थ जो है, अर्थ सरफेस है, वो पकड़ लेता है उस पैर को, आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन क्या होता है, आप जो फ्रिक्शन लगा है दो सोल और अर्थ सरफेस के बीच में, जो फ्रिक्शन फोर्स है कांटेक्ट होने से जो लगा है, कांटेक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं हमने, कांटेक्ट होने से लगा है, उसको जूता ओवरकम कर देता है। फ्रिक्शन फोर्स है मान लो 50, वो फिर जूते ने लगाया है 100, लगाया किसने? आपने लगाया।
आपने दम दिखाया, पैर को उठाया, वो आता है ना कि अंगद के पैर को रावण भी उठा नहीं पाया। तो रावण भी धरती और अंगद के पैर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको रावण भी ओवरकम नहीं कर पाया। फ्रिक्शन फोर्स दोनों के कांटेक्ट से जो बना, पैर के तलवे और जमीन के सरफेस से, लैंड के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, ये कांटेक्ट फोर्स आगे समझ, मस्कुलर और फ्रिक्शन, मस्कुलर और फ्रिक्शन। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ये टेक्निक सबसे बढ़िया लगी, है ना। आपका जी कर रहा है कि हम नॉन कांटेक्ट फोर्स से लगाए, जो भी आपको परेशान करे, जो भी आपका साथी फ्रेंड परेशान करे, ऐसा हो कि वो अगली बेंच पर बैठा है और हमारे अंदर नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाने की ऐसी कोई विद्या हो, ऐसी कोई टेक्निक हो, तो उसके वो कहते हैं ना, कोई मंत्र बोला फोर्स लग गया। मंत्रों में यही तो फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। मंत्र बोला, कहीं का कहीं लग गया फोर्स, कांटेक्ट हुआ ही नहीं आपस में। ऐसे फोर्स हैं क्या? अरे है भाई, आपने मैग्नेटिक फोर्स को नहीं देखा क्या? नॉर्थ पोल को पुल और पुश दोनों ही होते हैं, उसमें दोनों ग्रुप होते हैं, पुल और पुश। नॉर्थ इक्वल पोल को आप जब ऐसे लाते हो, दूर रहते हैं, दूर पास में आने नहीं देता, इस तरह से कर देगा वो, यूं 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 वो पुश करेगा। और नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेगा वो, इस प्रकार से, है ना। समझ लो भाई, दोनों रोड के बीच दोनों मैग्नेट दूर हैं, फिर भी वो क्या है, उसको हटा रहा है, उसको हिला रहा है, तो क्या क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। आगे समझे। इसी प्रकार से जो मैग्नेटिक फोर्स, जहां मैग्नेटिक फोर्स होगा, जहां मैग्नेट वाली जो गर्ल होगी, वहां क्या है कि इलेक्ट्रिक गर्ल भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक गर्ल भी आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब कोई चार्ज बॉडी है, आप कंघी कर रहे हो, इस तरह से बाल आपके सूखे हुए हैं, आप कंघी कर रहे हो, और कंघी करने के बाद में उस कॉम को आप कागज के टुकड़ों के पास ले जाओगे, कागज के टुकड़े तो कॉम के टच ही नहीं थे, फिर भी उसके सारे इकट्ठे हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, बीच में कांटेक्ट था ही नहीं, सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो चार्ज बॉडी हो या अनचार्ज बॉडी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो खींच लेता है अपनी तरफ। आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हो, नॉन कंडक्टेड स्फीयर में रहते हो, आप रबड़ के जूते पहन रखे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जमीन में तो जा नहीं सकती, आपके अंदर इकट्ठी हो गई, आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब जब कोई आपसे हाथ मिलाने आता है तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि उसका जो पैर है वो जमीन के टच है।
कॉन्टेक्ट से चला गया, बाकी कॉम्ब और ये वाला जो ये नॉन कॉन्टेक्ट से भी चला गया। आया ना समझ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस प्रकार से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पर 2 नंबर पर आ गए। तीसरे नंबर पर आया ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में किसी को पता नहीं था कि सेब जो है ऊपर से नीचे सिर पर क्यों गिरती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन को ही पता था। पानी ऊपर से ढलान की तरफ क्यों आता है, सारी चीजें ऊपर ऊपर आप कितना ही फोर्स लगा दो, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट होकर माइनस प्लस होकर फिर वापस अल्टीमेटली जो है फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, सबको धरती माँ अपनी तरफ खींचती है और सारी चीजों को ग्राउंड की तरफ, है ना समझ? और यदि ये नहीं होता तो एयर भी धरती के आसपास नहीं रहती, लाइफ भी नहीं होती। एयर के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो धरती के पास रहती है एयर, और जीव जंतु सांस लेते हैं। तो ये पुल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल फोर्स है। लेकिन देखा होगा कि कॉन्टेक्ट नहीं है, दूर से खींच लेती। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और या मैग्नेटिक फोर्स। ये लिख लेना आप इसके अंदर नीचे, ये सारे। अब आपने क्या है कि फोर्स तो खूब पढ़ लिया, अब थोड़ा सा फोर्स को आगे डेरिव करते हैं। फोर्स से एक चीज डेरिव होती है, प्रेशर। थोड़ा थोड़ा पर्यायवाची, थोड़ा थोड़ा सिमिलर वर्ड, थोड़ा थोड़ा सिनोनिम नहीं लगता आपको? फोर्स और प्रेशर, प्रेशर तो सिनोनिम लगता है, इसीलिए क्या है कि फोर्स, फोर्स के आप जो है फोर्स को डिवाइड करो एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। अब मैंने इससे फोर्स लगाया, ये फोर्स, ये नोमिनेटर में ऊपर आ गया कितना, मान लो 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन के नीचे जो सबस्ट्रैक्ट है, ये एरिया जो है वो रखना पड़ेगा। ये मान लो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ये एरिया, ये एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। और फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तो 200 बाई 2 सेंटीमीटर एरिया। हाँ, आप कंडीशन ये है कि आप जो है ये जो सरफेस है ये नीचे, फोर्स इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर लगना चाहिए। इस फोर्स को आप नहीं नापोगे, ऐसे टेढ़ा हुआ है, एंगल बना लिया 45 का बना लिया, 60 का बना लिया, ये जो इधर से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स नहीं माना जाएगा, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स ही कैलकुलेट करना होगा, और उसी एरिया को आपको नापना पड़ेगा। ये एरिया हुआ, ये तो इसको प्रेशर कहेंगे। तो चूंकि क्या है, डिनोमिनेटर में है ना ये एरिया, भाई 200 न्यूटन का फोर्स था ये नोमिनेटर में, एरिया जो है डिनोमिनेटर में लिखा आपने 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर कितना हो गया 100
जो भी यूनिट वगैरह पास्कल वगैरह ये लगाते हैं, मतलब साइंटिस्ट के नाम से यूनिट 100 पास्कल वगैरह। हो गया कि नहीं हो गया? अब नीचे मान लो आपने एरिया ज्यादा कर दिया, आपने कहा ये इतना सर 200 जो 200 न्यूटन फोर्स है ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर लग रहा है, तो प्रेशर कितना हुआ? 20। कहना ये चाहता हूं कि एरिया यदि ज्यादा होगा तो प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। यदि आप फोर्स को बढ़ा नहीं रहे हो तो एरिया बढ़ा दिया, फोर्स उतना ही है, प्रेशर कम होता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप जो बुक्स का बैग यहाँ शोल्डर पर डाल के लाते हो, तो जिन पेरेंट्स ने आपके बुक्स का जो बैग है उसके फीते जो है टैप वो चौड़े हैं, तो आपको ये चुभता नहीं है, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया चौड़े फीते, ब्रॉड फीते होने के कारण थिन नहीं है। और जिसके फीते थिन होंगे वहां एरिया कम है, तो वहां प्रेशर 100 लग जाएगा और आपके शोल्डर को क्या है वो चुभेगा। है ना समझ में? इसलिए पीछे जो पिट्ठू बैग होता है उसमें जितना ज्यादा फोर्स रखोगे, जितना ज्यादा वजन रखोगे, वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा उसमें। तो जितना ज्यादा फोर्स रखोगे आप और उसको उसके नीचे जो स्ट्रैप्स हैं वो यदि चौड़े नहीं रखे, थिन रखे, तो आपके शोल्डर्स के वो चुभेगा। आया समझ में? This is the theme, gist of this matter, pressure. Pressure also exerted by liquid and gases against wall of its container. ये तो सबको पता है, जिस कंटेनर में आपने गैस रखी या लिक्विड रखी तो वो प्रेशर कहाँ मारेगा? वो कौन सा एरिया लेगा? उस कंटेनर की वॉल का एरिया लेगा। भाई वो जो फोर्स है वो उस कंटेनर की वॉल के लगेगा, इधर लगेगा उधर लगेगा, लेकिन लगेगा इक्वल। अब आपने मान लो इसमें ये एक वर्टिकल कोई वाटर ट्यूब है, ये वाटर ट्यूब है, वाटर ट्यूब है वर्टिकल, पानी भर रखा है। आपने यहां छेद कर लिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, सर सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है, इस प्रकार से ये ट्यूब सिलेंड्रिकल, और उसके 3-4 छेद कर दिए इस लेवल के ऊपर, एक इधर कर दिया। तो आप देखोगे कि जो वाटर जो है ना, यहां भी ऐसे इतनी दूरी पर गिर रहा है, यहां भी इतनी दूरी पर गिर रहा है, यहां भी इतनी दूरी पर गिर रहा है, यहां भी इतनी दूरी पर गिर रहा है। 4 छेद दिया आपने इक्वल। ऐसा नहीं कि एक तो क्या है कि आपके उधर मुंह की तरफ चला गया और दूसरा इधर आ गया, एक क्या है कि ऐसे ही नीचे गिर गया। ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि कंटेनर की जो वॉल है उस पर इक्वली प्रेशर पड़ता है, अनइक्वल प्रेशर नहीं पड़ता। आपने नीचे कर दिया छेद थोड़ा और, मतलब यहां से यहां कर दिया तो फिर कम दूरी पर गिरेगा, इस प्रकार से। तो सारे एक सी डिस्टेंस बनाएंगे उस सिलिंड्रिकल ट्यूब से, सारा वाटर जो है। तो ये प्रूव करता है कि भाई जो कंटेनर है ना, वो वाटर है, वो कंटेनर के
फोर्स लगा रहा है, कंटेनर के प्रेशर मुख्य किसके लगा रहा है, कंटेनर की वाल के। तो कोई इस तरह की चीज हो जैसे गैस, जैसे आपके बाइक में ट्यूब में जो हवा भरने वाला हवा भरता है, तो ट्यूब के अंदर क्या है कि पूरे उसमें जो वाल है, प्रेशर सारी दीवारों के उस ट्यूब की वाल के बराबर लगता है। एक जगह ज्यादा लग गया, एक जगह कम लग गया, तो फूल जाएगी ना ट्यूब। और ऐसा होता भी है, यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ट्यूब के अंदर, तो एक जगह एक दूसरी जगह बल्जेज आउट हो जाती है, क्यों, उस प्रेशर को सहन करने की उसमें क्षमता नहीं है, एयर के प्रेशर को सहन करने की क्षमता नहीं है। और जो एक लोहे का जो टैंक होता है जिससे ये हवा भरता है, वो साइकिल पंक्चर वाला जो मशीन रखता है, टैंक रखता है प्रेशराइज, उसमें प्रेशर से हवा भरी जाती है। तो एक फिक्स प्रेशर होता है, इतने पास्कल तक इस टैंक में भर सकते हो आप। अब दीवार के इतना प्रेशर एयर लगाएगी इसके, उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दीवार पर ज्यादा प्रेशर लगेगा और जो टैंक की जो दीवार है फट जाएगी, प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना समझे। तो प्रेशर ये नहीं कि जो स्ट्रैप वाला वगैरह वगैरह जो एग्जाम्पल देखा प्रेशर में, कि सॉलिड ही प्रेशर डालते हैं, नो, लिक्विड और गैस वो भी प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगेंस्ट वॉल ऑफ द कंटेनर, ये ध्यान रखना, सॉलिड और इनमें अंतर, ये डिफरेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बातें बहुत चलती रहती है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके शरीर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर इस प्रकार से किलोमीटर का आएगा, इतना थोड़ी कोई कुंभकर्ण थोड़ी है, इतना शरीर है किलोमीटर तक अपना। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अपनी बॉडी का हिस्सा है, मान लो ये इस पर कर दूं मैं, इस प्रकार से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पर जो ऊपर अपने एयर है, तो अपने क्या है, कंटेनर हो गए, अपनी वाल हो गई ये, तो जो एयर है इस वाल के खिलाफ प्रेशर डालेगी 1 सेंटीमीटर की, तो प्रेशर कितना, 1 kg। और अपनी जो प्रेशर, अपनी जो ये स्किन है, मान लो 15 सेंटीमीटर इन 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ले लिया, तो 15 सेंटीमीटर एक भुजा यहां तक, तो यहां भी आ जाएगा, ये शामिल हो जाएगा इस प्रकार से। तो एरिया कितना हो गया, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 225 kg, उतना ही kg इस पर प्रेशर आएगा अपने शरीर पर। आप ये कहोगे कि इतनी छोटी सी 15 सेंटीमीटर की खाल के ऊपर क्या आएगी, आपने क्या आएगी 225, और न्यूटन नापना हो तो इसके आगे 0 लगा लेना, क्योंकि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर न्यूटन के आगे 10 के बराबर होता है, 1 kg नहीं, 10 kg, 10 न्यूटन, सॉरी। तो इतना सारा प्रेशर और हम सहन कर जाते हैं, हमें तो पिचक जाना चाहिए था ऐसे, हमारे फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई।
पिचकते क्यों नहीं हम? क्योंकि अपने अंदर जो प्रेशर है, ईश्वर ने, भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जो वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो अपने पर पड़ता है, उतना ही न्यूटन या केजी प्रेशर जो है एक्सर्ट भी करती है अपनी बॉडी अंदर से। आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। और यही जो चीज है वो क्या है कि बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैलेंस करती है। आगे ना समझ में? अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चले गए, आप एवरेस्ट वगैरह में चले गए, अब पहाड़ों पर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो इतनी ऊंचाई के ऊपर कम है ना, ये पृथ्वी तल की बजाय ऊंचाई पर जो है कम है प्रेशर। तो क्या होगा कि आपके नाक कान इनसे क्या है, ब्लड बाहर आने लग जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या रोग हो गया? अरे रोग नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अंदर तो भगवान ने वो बराबर बना रखा है, जितना बीपी है वो चल रहा है प्रेशर, और बाहर क्या है वायुमंडल में कम हो गया। आया ना समझे? इसलिए आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री जो भी होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो भी होते हैं, वो एक विशेष प्रकार के ड्रेस के अंदर दिखते हैं आपको, स्पेशल कॉस्ट्यूम दे वियर। क्यों? स्पेस के अंदर तो प्रेशर है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बगैर उस कॉस्ट्यूम के जो प्रेशर बराबर मेंटेन रखती है अपने बॉडी के प्रेशर को अंदर से, वो कॉस्ट्यूम उतार कर आप अंतरिक्ष में सैर करने लग जाओगे तो फट जाओगे, फट जाओगे। है ना समझ में? तो भाई जब स्पेस में जाओ ना, ये ध्यान रखना, अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होना चाहिए। यदि बाहर का बिल्कुल कम कर दिया तो फट सकते हो, सावधानी रखना।